हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, बट इसमें कई सारे क्या टैक्स रूल्स में डेफिनेटली आपको पता है कई सारे बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जैसा कि हमने देखा है कि फरवरी में जब बजट आया था तो 12 लाख तक की इनकम पे जो है आपका टैक्स फ्री हो गई थी। बट अगर आप सैलरीड है तो 12.75 है, क्योंकि 7500 का, सॉरी 75,000 का आपको जो है सैलरी में क्या आपको डिडक्शन और एक्स्ट्रा मिलता है। बट पॉइंट ये है कि हमारे सेविंग बैंक अकाउंट का क्या, जिस तरह से नया फाइनेंशियल ईयर है सब कुछ चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें भी चेंज हुआ। अभी तक आपने देखे होंगे हमारे चैनल पे वीडियो टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा, कई सारी चीजें कि क्या क्या हम स्ट्रैटेजी प्लान करें कि हमारा टीडीएस डिडक्ट ना हो। तो वो सारी चीजों के साथ भी बट वही है कि आपका सेविंग अकाउंट कितना होना चाहिए, कितना आप उसमें अमाउंट जो है रख सकते हैं, कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऐसा क्या करेंगे कि आपको जो है नोटिस इशू के चांसेस हो जाए। तो कितना आप उसमें अमाउंट रखेंगे कि आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए इसी से रिलेटेड है कि कितना आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट लिमिट रख सकते हैं आपके इस नए फाइनेंशियल ईयर में, और क्या क्या सावधानियां आपको जो है बरतनी है ताकि आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके जो भी सजेशन होगी नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर रूल्स काफी बदलते जा रहे हैं हमारे इनकम को लेके। एवरी ईयर बजट में नई नई चीजें आ रही है। तो क्या आपके मन में क्वेश्चन है कि हम कितने बैंक अकाउंट्स ओपन करें? देखिए, हर चीज की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। तो सेम वही है, बैंक अकाउंट कितने आप ओपन करें, कितना आप कैश डिपॉजिट करें 1 ईयर में, कितना विड्रॉल करें, ऑनलाइन यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस कितना करें, कितने अमाउंट का करें। उसके बाद है मैक्सिमम बैलेंस लिमिट कितनी है अकाउंट्स की, कब तक नोटिस आ सकता है, क्या आप ऐसे स्टेप्स लेंगे कि आपका नोटिस जरूर आएगा, कैसा आप प्रॉब्लम को सेव कर सकते हैं, सॉल्यूशन ला सकते हैं, प्लस रेमेडीज भी आपको जरूर देंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिए। देखिए, जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर फिनिश हो जाता है। तो हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है, जिसका असेसमेंट ईयर कब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2026 को होगा, उसकी अभी हम बात नहीं करते हैं। अभी हम फाइनेंशियल ईयर में है। अर्निंग की बात करते हैं, किस तरह से नोटिस से सेव किया जा सकता है और क्या क्या स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं कि हमारा टीसीएस तो खैर अब हटा ही दिया है गवर्नमेंट ने। टीडीएस आपका किस तरह से बचे ना कटे और नोटिस आपको ना है, आपके एसएफटी में ना दिखे, आपके एआईएस में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन ना दिखे, किस तरह से। तो सारी लिमिट्स क्या है, सब कुछ ईयर वाइज नोटिस कौन से ईयर में आ सकता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कि आपने आईटीआर भरा है उस केस में हम बात कर चुके हैं कि कितने सालों के अंदर आपका नोटिस आ सकते हैं। तो वो वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है कि कितने बैंक अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं। देखिए, अभी तक ना ही इनकम टैक्स, ना ही आरबीआई, ना ही जीएसटी डिपार्टमेंट किसी ने भी नहीं बोला है कि आप लिमिटेड इतने लिमिट बैंक रखिए। आप फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, गवर्नमेंट, प्राइवेट जितने भी बैंक है आप सब में अकाउंट्स रख सकते हैं। एंड नंबर ऑफ अकाउंट जितने भी आपको अवेलेबल है आप ओपन कर सकते हैं। बट आपको प्रॉब्लम क्या होगी, अभी जो है मिनिमम बैलेंस का जो रूल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, तो मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, आप जितने बैंक अकाउंट्स रखेंगे तो आपको सब में मेंटेन। सपोज आप 50 बैंक अकाउंट रखते हैं, हर एक बैंक में अगर 2,000 की भी लिमिट है, आपका 1 लाख रुपए, तो वहीं 50 का जो कितना 10,000 रुपये, तो आपका बहुत सारा अमाउंट जो है आपका वही फंस गया। तो वो चीज है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका 1 लाख रुपीज आपका मिनिमम बैलेंस में ही अगर रह रहा है तो आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे। उसके बाद है, हर एक बैंक चार्जेस लेता है, एटीएम चार्जेस लेता है, कैश हैंडलिंग, लेजर, फोलियो, हर चीज के देखिए एसएमएस के चार्जेस तो डिडक्ट होते ही हैं। एवरी क्वार्टरली कितना 17 to 20 रुपीज आपका एसएमएस का होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप जितने ज्यादा बैंक्स रखेंगे तो आपको ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो आपके जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, ये तो आपके लगेंगे ही। तो आप उतने ही बैंक अकाउंट्स रखिए जितना आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा आपको आपके घर से, आपके लोकेशन से दूर बैंक अकाउंट भी नहीं रखना है। बेशक से आप उसको मोबाइल पे आज के टाइम में हैंडल करते हैं, पर फिर भी कभी जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, सेम चीज। उसके बाद कैश डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो देखिए, सिंगल ट्रांजेक्शन भी ट्रेस्ड होती है, क्योंकि अगर आप बैंक में अगर डिपॉजिट अपने अकाउंट में खुद डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आपसे तो आधार पैन नहीं मांगा जाएगा। बट आप किसी और के में डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आपसे हमेशा कोई भी आईडी मांगी जाती है, अगर डिपॉजिट करने जा रहे हैं या निकालने भी जा रहे हैं, तो क्या रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, बट इन इंडिया
यहाँ पे कितना 144 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ऑलमोस्ट क्या सबके पास एक सेविंग अकाउंट तो होता ही है। तो और आज के टाइम में लोग पोस्ट ऑफिस में भी एक अकाउंट रखते हैं। तो देखिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि गवर्नमेंट सब पे जो है डिपार्टमेंट सब पे अपनी नजर रखता है, बट पॉइंट क्या होता है, अगर आपकी कोई एक भी ट्रांजेक्शन पकड़ी गई तो सारा का सारा आपका डेटा फिर चेक किया जाता है, आपने कब कहाँ कितना डिपॉजिट किया है। तो बी केयरफुल। नेक्स्ट है कि पर पर्सन, पर पैन, पर बैंक, पर फाइनेंशियल ईयर आपका रिकॉर्ड होता है। सपोज इट आपके पास दो बैंक है, एक में आपने एक साल में 9 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिए, एक में आपने 9 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिए। दूसरा केस हम देखते हैं कि आपके पास एक ही बैंक है, इसमें ही आपने 18 डिपॉजिट कर दिए, तो इस केस में डेफिनेटली आपके एसएफटी में शो होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा आपका शो, क्योंकि बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है 10 लाख रुपीज का अगर कोई कैश में डिपॉजिट कर देता है तो आप हमें बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताइए। तो क्योंकि यहाँ पे आपके दो बैंक थे तो यहाँ आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब बैंक ए को नहीं पता आपने बी में कितना डाला, बी को नहीं पता आपने ए में कितना डाला, तो दोनों ही नहीं बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बट एक ही में आप 18 लाख रुपीज डाल देंगे तो डेफिनेटली वो आपके एसएफटी में शो होगा और आपके पास नोटिस आने के चांसेस होते हैं, बट आप बच सकते हैं अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइल करते हैं। तो ये नहीं कि आप, ये भी नहीं कि नहीं बताया आरबीआई ने तो आप उसको मत बताइए। देखिए आपको आईटीआर तो प्रॉपर फाइल करनी ही है, क्योंकि बनाने का रूल ये है कि जब भी डिफाइंड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो चीज रिपोर्टेबल होती है, जैसे ट्रांजेक्शन वही आईटी एसएफटी के थ्रू क्या बता दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ आप दो बैंक, यहाँ आपके लिए दो बैंक जो है ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। उसमें एक बेनिफिट ये भी रहता है, कभी किसी का सर्वर डाउन रहता है, एक का सर्वर डाउन तो आप दूसरे का यूज कर सकते हैं, दूसरे का सर्वर डाउन तो पहले का। आज के टाइम में कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, तो 2 से 3 बैंक आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कैश डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट जो है विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों को ट्रैक करती है। अगर आप सेविंग अकाउंट में सेम वही बात 10 लाख रुपए जमा कर लेते हैं, चाहे आप सिंगल में करिए या पूरे एंटायर ईयर में करिए एक बैंक के अंदर में, तो डेफिनेटली वो ट्रांजेक्शन आपके पास जाने वाली है। बट अगर सिंगल ट्रांजेक्शन आप 2 लाख की भी कर देते हैं तो भी आपके पास जाएगा, तो वो रिपोर्टेबल होती है। या पूरे साल में आप 10 लाख कर दीजिए या फिर एक बार में 2 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दीजिए तो वो रिपोर्टेबल होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात के लिए आपको अवेयर होना है कि पूरे साल में आप 10 लाख मत कीजिए। अगर आपको करना पड़ जा रहा है तो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट का यूज कीजिए। सपोज आपको 20 लाख रुपए जमा करने होते तो आप एक में क्यों कर रहे हैं, आप उसको 3 में करिए, ठीक है। एक तो आपका सेफ भी रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो कितना आपका अमाउंट सेव करती है, सिर्फ 5 लाख रुपीज। वो सिर्फ 5 लाख रुपीज तक का ही आपको जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इन केस बैंक अगर डूब जाता है या कुछ भी होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपीज ही होते हैं। आपको एक तो एसएफटी से बेनिफिट मिलता है, उसके बाद प्लस आपका जो है सिक मनी मोर मनी सिक्योर रहता है और आपके एसएफटी में भी नहीं दिखता है। और एक बार में आप 2 लाख रुपए ना डालिए ना ही निकालिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं होती, ये आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए होती है ताकि आपको जो है प्रॉब्लम्स ना से आप प्रॉब्लम से बच जाए, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास ये 2-3 बैंक अकाउंट्स तो होते ही हैं। कैश डिपॉजिट की लिमिट अगर हम देखें वही सेम बात है, एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट होता है, जनवरी टू दिसंबर कभी काउंट नहीं होता, इट्स काउंटेड अप्रैल टू मार्च। उस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ना 10 लाख रुपए एक बार में डालने हैं ना ही निकालने हैं, और सिंगल ट्रांजेक्शन आपको 2 लाख की नहीं करनी, एक दिन में मत कीजिए, ठीक है, उसको 2 दिन में कर लीजिए अगर आपको करना ही है तो। उसके बाद है कैश डिपॉजिट लिमिट, ये तो थी सेविंग। हम करंट अकाउंट की भी बात करें तो सेविंग में तो 10 लाख की लिमिट है, करंट अकाउंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपका कितना 50 लाख की लिमिट होती है। अगर आपने एक साल के अंदर में 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, सिंगल एक बार में कर दिए या तोड़ तोड़ के कर दिए कैसे भी, एक एक साल के अंदर में, तो वो रिपोर्टेबल होती है, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको अपने एंटायर में प्रॉपर दिखानी होती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप आने ही मत दीजिए। फिर वो क्या है डिपार्टमेंट की नजरों में चढ़ जाते हैं, वो फिर सारी चीजें खोज के निकालेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की चीज आप मत करिए, बच के रहिए। कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें तो सारे रूल सेम है, जो डिपॉजिट किए वही विड्रॉल की। सेविंग में 10 लाख है, करेंट में 50 लाख है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंगल ट्रांजेक्शन करिए या फिर एक साथ करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बात सेम होती है। अब डिपॉजिट और विड्रॉल पे नोटिस कब आता है, देखिए जब आप लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, सेविंग है तो 10 लाख, करेंट है तो 50 लाख, तब नोटिस आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो फिर आपकी सारी ट्रांजेक्शन निकालता है। अगर आपने नोटिस नहीं है, इट डजेंट मीन नोटिस विल कम, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आईटीआर क्या बिकम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उनकी नजरों में भी आप आगे, प्लस आपने आईटीआर भी अकॉर्डिंगली फाइल नहीं की
तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सेल्स, सर्विस शोन एज़ पर कैश फ्लो सारी चीज़ें आपको फिर दिखानी पड़ेगी। ट्रांज़ैक्शन तो प्रॉपर ध्यान से करिए सब कुछ और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डिपॉजिट क्या देखिए, अगर आप आईटीआर प्रॉपर अकॉर्डिंगली फाइल नहीं करते हैं, आईटीआर 1 या फिर आपकी कोई बिज़नेस इनकम नहीं, सपोज़ आपका बिज़नेस इनकम नहीं है, बट फिर भी आप कैश डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, अब उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है कि आपके पास वो पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी आपको बताना होता है। बेशक से वहाँ आईटीआर में इतना डिटेल में आईटीआर भरते हुए इतना डिटेल में नहीं लिखना होता, बट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी आपसे पूछ सकता है, विदिन 6 ईयर्स आपसे पूछ सकता है कि आपके आपने इस साल में इतनी इनकम आपने कहाँ से आई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी 83% तक लग सकती है। तो करेक्ट फॉर्म सिलेक्ट कीजिए। आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे, आईटीआर 4 को फाइल करेंगे। और करेक्ट इनकम आपको शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते तो डेफिनेटली 101% आपको नोटिस आएगा ही, और डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा ही आपने फाइल क्यों नहीं किया। रिसेंटली आपने देखा था, एक जो नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर था, उनके पास नोटिस आया था जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में लग एक देखिए, एक साल नहीं, आप उस नोटिस को देखेंगे, वीडियो में आप देखिएगा, लगातार 3 साल तक उनके अकाउंट में 40 लाख के ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके ही हो रहा था, बट हो रहा था। एक साल डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं बोला, दूसरे पर तीसरे साल उन्होंने नोटिस भेज ही दिया। वो प्रॉपर टाइम देते हैं, बट आप सोचते हैं कि इस साल नोटिस नहीं आया तो हम बच गए, नेक्स्ट ईयर वही करेंगे। ये चीज आपको नहीं करनी है। बट हाँ, अगर आपके पास जस्टिफाइड है आपके ट्रांजेक्शन को लेके, तो आपको कभी भी कोई टेंशन को लेके जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपने हर एक ट्रांजेक्शन का आप रिकॉर्ड रखिए। मंथली आपको लगता है, मंथली करके रख दीजिए, टेंशन फ्री। ईयरली थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को कंपाइल करना। अदरवाइज अनडिस्क्लोज कैश का तो डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से टैक्स लेगा, पेनल्टी 83% तक वो मिल सकता है। सो बी केयरफुल। आपको एवरीथिंग के लिए जब आप आंसरेबल रहते हैं, तो आपके पास आंसर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इस नोटिस को देखिए, यू हैव नॉट फाइल्ड, इस तरह का नोटिस आपने इस ईयर के असेसमेंट ईयर की जो है आईटीआर फाइल नहीं की है। अब ये हुआ क्या है, कैश डिपॉजिट हुआ बैंक से, ये बैंक ने बताया, ये बैंक का नाम है, उन्होंने इस वैल्यू के बारे में बताया है। एक बार में 22 लाख, एक बार में 11 लाख, एक बार में 43 लाख और 15 लाख। ये उन्होंने आरबीआई जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म किया है इस फाइनेंशियल ईयर का, कि इस इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है। अगर आप इसका आईटीआर फाइल कर देते हैं, प्रॉपर आप डिस्क्लोज कर देते हैं, प्रॉपर मेंटेन कर देते हैं, तब आईटीआर डिपार्टमेंट आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। पर नहीं करते तो इस तरह का नोटिस भी आ सकता है। सो बी केयरफुल। हर चीज का आपको रिकॉर्ड रखना है, और उसी टाइम रिकॉर्ड रखिए आप एवरी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन का। बुक्स अकाउंट अपने प्रॉपर मेंटेन कीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना है। अब पॉइंट आ जाते हैं ऑनलाइन यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस लिमिट, उस चीज की क्या रिकॉर्ड होती है। देखिए, अभी जो क्या है, कैश ट्रांजेक्शन इतना तो रिपोर्टेबल नहीं है। हाँ, बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हैं तो डेफिनेटली वो रिपोर्टेबल होता है, बट ऑनलाइन एनईएफटी, यूपीआई, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, अमाउंट रिसीव, ये अभी भी रिपोर्टेबल नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिपोर्टेबल नहीं है। डिपार्टमेंट इन सब का रिकॉर्ड मंगा सकता है, लेकिन देखिए, इतने सारे लोग हैं तो सबका तो वो नहीं मंगाएगा। तो कहीं से कोई भी क्लू मिलेगा तो वो भी सारी चीजें मंगाएगा। सो बी केयरफुल इस चीज के लिए। क्या बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करते तो अपना आईटीआर प्रॉपर फाइल करे। अगर आप नहीं करते और आप इनकी नजरों में आ जाते तो वो सारी चीजें फिर निकालेगा आपका। एनईएफटी, यूपीआई, ये ट्रैकेबल नहीं होते तो इनको भी फिर वो ट्रैक करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट देखिए, अगर आप एक पूरे साल में सेल कर देते हैं 40 लाख की, और अगर आपकी सर्विस है तो 20 लाख की, तो वहां आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। अगर सेल और सर्विस दोनों में है, 20 लाख क्रॉस हो गया, वहां आपको जीएसटी लेना ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर जिनका अभी लगातार 3 साल से 40 लाख रुपीज का उनका डिपॉजिट हो रहा था और उन्होंने जीएसटी नहीं लिया था, तो उनके जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ही उनको जो है नोटिस आया था। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, तो आपको वो चीज जरूर करनी है। अगर आपका 40 लाख या 20 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, बेशक से आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर इतना बड़ा अमाउंट आपका क्रॉस हो जा रहा है तो आपको लेना मैंडेटरी होता है। कैश ट्रांजेक्शन इन जीएसटी, देखिए, आप कैश सेल कर सकते हैं, पर पर्सन लिमिट कितनी है, 2 लाख की है। इसके ऊपर की अगर आप करते हैं तो आपको उनका आईडी लेना मैंडेटरी होता है। ये कहाँ से, आप एक फोकस लगाइए, जनरली जो भी ज्वेलरी लेने जाते हैं, तो ज्वेलरी तो आपके समय में गोल्ड इतना कॉस्टली हो गया, अगर 2 लाख से ऊपर का बिल बनाते तो कोई भी कैश में, कोई भी ज्वेलर आपको कैश में बिल बना के नहीं देगा, सिंगल बिल। तो क्या करेंगे, वो आपसे एक आपका आईडी लेंगे।
ठीक है, तभी वो आपको, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आपको सिंगल ट्रांजेक्शन आप कैश में 2 लाख के ऊपर की नहीं कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, अब मैक्सिमम अमाउंट आप अपने बैंक में कितना रख सकते हैं, देखिए ऐसा कोई लिमिट नहीं डिफाइन किया है इनकम टैक्स जीएसटी आरबीआई ने कि आप कितना अमाउंट रख सकते हैं। आपकी जितनी मर्जी आप उतना रखिए, बट हाँ, आपको अपने अमाउंट के लिए जस्टिफाई रहना है, ध्यान रखना है। आपके हर एक अमाउंट के कभी भी पूछा जाए तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। और एवरी ईयर सेविंग कैन बी एड, इट कैन बी एनी अमाउंट। तो इफ यू लाइक 1 करोड़, सपोज दैट आप एवरी ईयर दिखा रहे हैं कि आप 20 लाख की इनकम कर रहे हैं, ठीक है, और 20 लाख बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट हम लेते हैं, हम 5 लाख दिखा रहे हैं कि एवरी ईयर आपको 5 लाख की सपोज कैश इनकम हो रही है। तो इसमें आप दिखा रहे हैं कि एक लाख आपका एवरी ईयर का खर्चा हो जा रहा है, तो 4 लाख आपके पास बच रहे। तो 4 लाख जब आप 5 साल तक अपने अकाउंट में डालते हैं तो छठे साल में आपके पास कितना 20 लाख रुपीज होता है। तो 20 लाख आपके अकाउंट में है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो पीछे से आपके पास सेविंग होता हो जा रहा है। तो ये होती है आईटीआर की पावर, प्रॉपर आईटीआर की पावर। यही चीज होती है कि जब आप उसको फाइलिंग करते हैं तो आपकी एक वो एक एसेट बनती जाती है, उतने अमाउंट के बारे में आपसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। इवन 1 करोड़ भी आपने रखा, 10 करोड़ भी रखा और आपने आईटीआर कंप्लीट भी फाइल है, आपके इनकम सोर्स प्रॉपर है, तो ऐसे कोई भी इशू आपको आने वाली नहीं है। बट इन ITR 3 बैलेंस शुड बी रिपोर्टेबल इन द बैलेंस शीट। अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी बैलेंस शीट भी जरूर डालनी है। उसके बाद अगर आप ITR नहीं फाइल करते बट फिर भी आपके अकाउंट में काफी ज्यादा बैलेंस है, तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा रिस्की होता है, वो चीज भी रिपोर्ट होती है। अगर आप अपने बैंक में अमाउंट डाल रहे हैं एवरी ईयर, डालते जा रहे बट आपकी आईटीआर उतना नहीं दिखा रही है। कई बार आपने देखा होगा न्यूज आती है कि इनकम से ज्यादा आय, इनकम से ज्यादा क्या है, आय से ज्यादा पैसा, मतलब जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा आपके पास पैसा कहाँ से आया। मतलब आपकी इनकम है, मान लीजिए एक आपकी इनकम मान लीजिए साल की 5 लाख है, आप 1 करोड़ के घर में रह रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पेरेंट्स का, बट पेरेंट्स का नहीं है, वो आप ही ने खरीद रखा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सो बी केयरफुल इन सब चीजों का। ध्यान, कई सारे न्यूज में देखते होंगे, अभी आपको कई सारे आईटीआर के टाइम पे सारी चीजें जो है आती है। उसके बाद है नोटिस कब तक आ सकता है, देखिए एसएफटी की ट्रांजेक्शन का 3 साल तक आ सकता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर, अगर आप फाइनेंशियल ईयर बात करते हैं, अभी जो फाइनेंशियल ईयर अभी जस्ट जो गया है 24-25, जो फाइनेंशियल अभी जो खत्म हुआ है, अभी जो है 4 साल तक उसके नोटिस आ सकते हैं अगर आपका एसएफटी हुआ है, आपने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट 50 लाख के ऊपर हो गया, फाइनेंशियल नोटिस कब तक, 2029 तक आ सकता है। 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो जस्ट अभी मार्च में खत्म हुआ है। बस करेंटली थ्रू AIS आपको जो है सब कुछ चेक करके चलना है। डिपार्टमेंट कभी भी आपको रिमाइंडर देता है, देखिए एवरी ईयर अभी भी ई कैंपेन के थ्रू कई सारे जो है रिमाइंडर्स आ रहे हैं एसएससी को, कि आपके आपके बैंक अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, आपके करंट अकाउंट से इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए उसको, आपको अगर नहीं क्लियर होता है तो आप प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। इन कैंपेन नोटिस में मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगी, बट पॉइंट क्या, उसमें जस्ट आपको अपनी ट्रांजेक्शन का, ठीक है ये मेरी ट्रांजेक्शन, आप उसमें रिस्पॉन्ड कर दीजिए। कई बार क्या होता है, आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होती, उस पर दिख रहा होता है, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, फिर वो आप ही की हो जाएगी, बट आपकी ट्रांजेक्शन वो नहीं आएगी। जब आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, इट्स नॉट रिलेटेड टू अस, तो डिपार्टमेंट उसको दोबारा से फिर वेरीफाई करता है, देखिए मिस्टेक हो जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कब नोटिस आ सकता है, एसएफटी का मैंने आपको बताया, असेसमेंट ईयर से 3 ईयर। उसके बाद है 6 साल तक, अगर ट्रांजेक्शन 50 लाख के ऊपर है तो 6 साल तक भी नोटिस आ सकता है। सो मैक्सिमम अमाउंट बात करें तो देखिए 6 ईयर तक नोटिस आ सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। अभी जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसका 2031 तक नोटिस आ सकता है, पूरे 6 साल मान के चले। बट करेंटली क्या है, आपको जो है सेफली AIS TIS को चेक करना है, और अगर आपको ई कैंपेन का नोटिफिकेशन आया है तो उसकी आप फाइलिंग जरूर कर लीजिए। नोटिस तभी आएगा, नोटिस वो ई कैंपेन का जस्ट एक नोटिफिकेशन होता है, बट अगर आप आइडिया नहीं फाइल करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास नोटिस जरूर आएगा। सो नोटिस नोटिस देखिए आता 2-3 साल बाद है, तब तक तो आप भूल चुके होते क्या ट्रांजेक्शन किया, फिर तो जो डिपार्टमेंट कहता है वही मानना होता है। तो इट्स बेटर कि एवरी ईयर आप जो है प्रॉपर उसको करें। उसके बाद देखिए आईटीआर मैंडेटरी करना फाइल है, अगर आपने करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ऊपर के डिपॉजिट कर दिया है एक बार में, या थोड़े थोड़े करके करंट अकाउंट में 1 करोड़ का कर दिया है, तो जो भी आपकी इनकम है उस पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। बेशक से आपका टैक्स लगे ना लगे वो देखिए अलग बात है, आपको लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है वो अलग बात है, बट आपको आईटीआर डिक्लेयर तो अपना करना ही है। लॉस हुआ है तो आप लॉस डिक्लेयर कीजिए, सिंपल से चीज।
उसके बाद नोटिस से तो बेटर ही है, नोटिस आप जब आप नोटिस सर्व करेंगे, नोटिस का आपको आएगा, आप उसका जब रिप्लाई फाइल करेंगे, उस समय भी आपका खर्चा लगना है, उस समय भी आपको फिर उतना पुराना डेटा आप कंपाइल करेंगे, इस बेटर कि आप उसको टाइमली फाइल कर लीजिए। आईटीआर की बात करें, देखिए अगर आपकी बेसिक एग्जामेशन लिमिट अगर आप बिलो 60 है तो 2,50,000, 60 to 80 है तो 3 लाख, 80 अबव है तो 5 लाख। ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग जो है आपका ये बेसिक एग्जामेशन लिमिट है तो करना है। और न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जामेशन लिमिट सबके लिए 3 लाख है। इसके ऊपर की अगर आप इनकम आती है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। अब आप कहेंगे मैडम अभी जो लास्ट फाइनेंशियल गया उसमें तो 7 लाख तक का एग्जामेशन था तो आईटीआर क्यों फाइल करें? बेशक से 7 लाख तक मैंने कहा बेसिक एग्जामेशन लिमिट अगर आपकी क्रॉस हो जाती है आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको टैक्स भरना है। टैक्स भरना और आईटीआर फाइल करना दोनों अलग चीजें होती हैं। जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि आईट हमारा टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हमें अपनी इनकम तो डिक्लेयर करनी ही है। और वही बात अगर आप अभी जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसमें नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल इनकम एज अ स्लैब रेट लगेगी, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगेगा। ओल्ड रिजीम अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन का, वहां पे आपको जो है 5 लाख तक की एग्जामेशन मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे तो वहां आपको एग्जामेशन 12 लाख रुपीज तक की मिलेगी। और सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन करें? सॉल्यूशन देखिए एक ही है, मैं आपको ऑलवेज कहती हूँ कि अपने रिकॉर्ड का कैश डिपॉजिट का प्रॉपर आप उसका रिकॉर्ड रखें, अपनी आईटीआर को प्रॉपर फाइल करें, जस्टिफाई करें एवरी ईयर। अननेसेसरी कैश ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी है। कोई आपसे बोलता है लीजिए 10,000 रुपए, ये आप उनको भेज दीजिए, ये 50,000 ये आप उनको भेज दीजिए। ये करना आपका बिजनेस नहीं है। ये जिनका बिजनेस है वो करते हैं, बट आपका नहीं है तो आप इस तरह से मत करें, क्योंकि आपके अकाउंट में डाल रहा है तो वो आपकी इनकम, आपको उसका डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, वो आपके स्लैब रेट से क्या पता आपको बाहर लेके जाए। तो ऐसे बार बार आपको नहीं करना है। करेंट अकाउंट को यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए, आप करेंट अकाउंट ही यूज करिए, क्योंकि करेंट अकाउंट आपको लिमिट देता है 50 लाख की एसएफटी में जाने के लिए, बट सेविंग अकाउंट आपको सिर्फ 10 लाख की ही लिमिट देता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी लाइसेंस या सर्टिफिकेशन आपको जरूरत होती है वो आप जरूर लेके रखिए। नहीं लेके रखेंगे, आपको लगता है उनमें खर्चा होता है, तो देखिए खर्चा तो होता है, बट जब डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है वो जो फाइन लगाता है तो उससे तो डेफिनेटली कम ही होता है। उसके बाद आपको फिर से वही सजेशन देने जाऊंगी, अपना एआईएस टीआईएस को क्वार्टरली चेक कीजिए, अपना आईटीआर टाइमली फाइल कीजिए, प्रॉपर फाइल कीजिए। अगर आपको लगता है कि मिस्टेक होगी तो डिपार्टमेंट देखिए आपको रिवाइज का टाइम तो देता ही है, और अब तो आप 4 साल तक उसको रिवाइज कर सकते हैं। अपनी ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखिए और अपने आईटीआर को जस्टिफाई कीजिए, और बेसिक एग्जामिशन लिमिट 4 लाख है, अगर उसके ऊपर चली जाती है तो उसको आप आईटीआर अपना जरूर फाइल करिए। तो ये सारी वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना आपको डराना नहीं था, आपको जस्ट अवेयर करना था। तो होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि सेविंग अकाउंट में क्या लिमिट से क्या आपको ध्यान रखना है। आपको 10 लाख तक का ध्यान रखना है। एक बार में आपको 2 लाख रुपए ना डालने हैं ना निकालने हैं, अगर आप एसएफपी से बचना चाहते हैं। और 10 लाख से ऊपर के अगर आपकी डिपॉजिट होती है तो आप 2 अकाउंट करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका एसएफटी में नहीं जाएगा, ताकि इनकम टैक्स नोटिस से बचा जा सके। फिर भी आपका कोई भी मन में सवाल रह गया होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करें। और होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और सबको बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच।